Hello students, welcome back to your accountancy class. This is my next video number 16, and we have earlier done revaluation account, and in this video we are again doing revaluation concept, but there is a little bit of change. Like sometimes partner they decide not to alter the figures of assets and liability. At that time what we need to do? अब जब पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि चेंज इन रेशो तो हो रही है, मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं कंपनी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटी, उनकी वैल्यूज को, उनके फिगर्स को वो चेंज नहीं करना चाहते. बट एज वी नो कि जब भी कभी कुछ चेंज आएगा तो हमें रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नेट इफेक्ट पढ़ने लगे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कि उस केस में जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अपनी फिगर्स को इंक्रीज और डिक्रीज के कारण ऑल्टर नहीं करना, तब उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे और नेट इफेक्ट का इफेक्ट का कैपिटल अकाउंट पर पार्टनर्स के पड़ेगा. अब यहां पर हमने देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना. नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन दिस केस. अगर ये लाइन लिखी आती है नॉट टू ऑल्टर द फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्योंकि ये क्वेश्चन में दी हो सकती है. ओनली नेट इफेक्ट इज रिकॉर्डेड. नाउ व्हाट इज दिस नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट कुछ नहीं है, दिस इज वेरी इजी. आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट साइड पर लिखी थी चीजें वो यहां पर प्लस की गई हैं. अगर आप ध्यान से देखो, जो आपकी डेबिट साइड पर चीजें लिखी गई थी वो मैंने माइनस की हैं. अब अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ इसको टैली करो, ये चीजें बिल्कुल सेम हैं. इंक्रीज इन एसेट को हम कहां दिखा रहे थे? क्रेडिट साइड पर. ये सब पॉजिटिव कर दी इसमें, और जो डेबिट साइड पर दिखा रहे थे लॉसेज और जो हमारे एक्सपेंसेस थे उनको माइनस कर दिया. इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा वो नेट इफेक्ट या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर आंसर आपका नेगेटिव आएगा. इफ इट इज अ पॉजिटिव इट इज गेन, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव इट इज अ लॉस. क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आप जो वैल्यूज यहां पर नोट करोगे ये वो सेम ही है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिख रहे थे. हमने और कोई चेंज नहीं किया यहां पर, सिर्फ इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया है. अब गेनिंग रेशो होगा, यानी गेनिंग पॉइंट, जब आपका पॉइंट होगा गेन कर रहे होगे तब आपने एंट्री क्या पास करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद दिस नेट इफेक्ट. जो ये जहां पर अमाउंट आएगा उस अमाउंट को ही रेशो में कन्वर्ट करना है. देन अगर आपका लॉस आता है तब क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, मतलब इसका उल्टा. अब ये एंट्री याद नहीं रहती स्टूडेंट्स को, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ याद करने के लिए. अगर आपका क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आता है तो हमेशा गेन लिख लेना, प्रॉफिट मत लिखना. गेन का मतलब डेबिट क्या होगा? गेनिंग पार्टनर. तो यहां हम इस चीज से याद रख सकते हैं, अगर गेन है तो गेनिंग पार्टनर वाला कंसेप्ट वाला एंट्री फॉलो करेंगे. गेनिंग पार्टनर ऊपर आ गया तो क्रेडिट साइड क्या होगा? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. और इन केस लॉस आता है तो यहां गेन तो कभी भी नहीं होगा. डेफिनेटली लॉस मीन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस को आप डेबिट करके गेनिंग को क्रेडिट कर देना. तो इस तरह से ये एंट्री आप इस मेथड से भी आसानी से याद कर सकते हो. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू विद द क्वेश्चन. यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, से मैंने एक ड्रफ फॉर्म में क्वेश्चन लिए. XYZ की न्यू रेशो, पार्टनर्स की और ओल्ड रेशो लिखी हुई है 2:2:1 एंड 4:3:3. और बैलेंस शीट में मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू दी हुई है. और क्वेश्चन के अंदर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवाइज्ड फिगर्स, यानी स्टॉक में जो चेंज आया है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 12,000, मतलब बढ़ के 12,000 से और बढ़ गया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड 2,000. मशीनरी डिक्रीज हो रही है बाय 12,000. Creditors have been reduced to 30,000 and the partners do not want to alter figures of assets and liability. Pass adjustment entry. Now in this case, बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ गई हो, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर समझ नहीं आ रहा पॉइंट तो हम इंक्रीज और डिक्रीज नोट नहीं कर सकते. एज आपके क्वेश्चन में अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं नेट इफेक्ट सबसे पहले, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है बट रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकालना है. सेम तो स्टॉक बढ़ रहा है 12,000 से, तो वैल्यू कितने से बढ़ना है उस स्टॉक ने? 12,000. वो मैंने प्लस कर लिया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड 2,000. प्रोविजन हमने माइनस की हैं. अगर आपको याद हो ये डेबिट साइड पर दिखानी थी क्योंकि डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं 2,000 से. मशीनरी इज डिक्रीज्ड बाय 12,000. मशीनरी की वैल्यू भी माइनस की है 12,000 से क्योंकि ये कम हो रही है, और हमारे एसेट जब कम होते हैं दैट इज डेबिट साइड पर रिवैल्यूएशन में दिखाए जाते हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू, इट इज नॉट बाय, टू 32,000. कि क्रेडिटर्स कम होने के बाद कितने रह गए हैं? 32,000. अब क्वेश्चन में जरा देखते हैं क्रेडिटर्स कितने थे? 40. तो आपने डिफरेंस निकाल लिया होगा, क्रेडिटर कितने कम हो गए हैं यहाँ पर? 8,000.
तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स कम हुए हैं वो फायदा हो गया, दैट इज 8,000 मेरा प्लस हो गया। तो अब आप इसका नेट इफेक्ट आसानी से निकाल सकते हो। प्लस माइनस करने के बाद नेट इफेक्ट आएगा 6,000 और ये पॉजिटिव आ रहा है। मेरे यहाँ साइड पे भी लिखा है कि पॉजिटिव इन दोनों को ऐड करने के बाद 20,000 ज्यादा आ रहा है और नेगेटिव आइटम्स को ऐड करने के बाद 14,000 आ रहा है, तो गेन है। तो अगर आपको याद हो वीडियो को पॉज करो और इसकी एंट्री खुद बनाओ। इसकी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नाउ नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? इसका मतलब पार्टनर्स की गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें चाहिए, तो वो आप लोगों को निकालनी आती है। आप देख सकते हो मैंने फिर भी ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दी है। XYZ की एक पार्टनर की रेशो नील आ रही है और Y जो है गेन कर रहा है और Z जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 6,000 का अगर हम 1/10 करते हैं 600 आता है। गेनिंग पार्टनर क्या आ रहा है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री आपने बिल्कुल जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही नोट करनी है, मैंने बिल्कुल सिंपल लिखी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, एक आपने अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला पॉइंट किया था जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया था। आई वांट टू इलेबोरेट दिस कंसेप्ट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज कि फर्म या बिजनेस अपने वर्कर्स के लिए कुछ पैसा रख लेता है कि कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाती है या काम करते हुए कोई चोट लगी वर्कर को, तो एट दैट टाइम वो वहां से पैसा जो यूटिलाइज करता है उसको ठीक करने के लिए। तो हमेशा ये प्रॉफिट्स में से ही मेंटेन किया जाता है, दैट आई हैव रिटन हियर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसी भी रिजर्व की तरह प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनाया जाता है फॉर वर्कर्स। एंड अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है। सम टाइम पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि टू क्लोज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी चेंज हो रही है, ये सब केसेस उसी टाइम पर हो रहे हैं, उसी टाइम डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या करना है प्रॉफिट्स का, लॉसेस का, रिजर्व्स का। तो अगर तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्लोज करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, तब इसका क्या ट्रीटमेंट है? इफ दे डिसाइडेड नॉट टू क्लोज, अब नॉट टू क्लोज वाला बहुत इजी है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री हमने पास कर देनी है। एज यू नो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी उसके लिए। ये कंसेप्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये जो डिसाइडेड टू क्लोज वाला कंसेप्ट है ये थोड़ा इलेबोरेटिव है। जब वो ये सोच लेते हैं कि इसको क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसका मतलब है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व। अब उस टाइम पर यह देखा जाता है कि क्या इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी क्लेम की गई, क्या किसी वर्कर के लिए कुछ लाइबिलिटी हमें जरूरत पड़ी। अब इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे, इफ नो लाइबिलिटी, इफ देयर इज लाइबिलिटी। अब अगर तो लाइबिलिटी आती ही नहीं है, मतलब किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी, कोई वर्कर ने पैसे क्लेम नहीं किए, ना ही हमें कोई रिजर्व में से पैसा वर्कर्स के लिए निकालना पड़ा, तो उस टाइम पर जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा पड़ा है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। एज यू कैन सी यहाँ जर्नल एंट्री लिखी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई पैसा यूज ही नहीं हुआ लाइबिलिटी में, किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं हुई। बट अगर लाइबिलिटी आती है तो वो 3 तरह से आ सकती है। यानी सपोज अगर हमने कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा रखा है 10,000 और लाइबिलिटी 2,000 आ जाती है, 3,000 या 10,000 से ज्यादा 12,000 या 10,000 के इक्वल, तो इसका मतलब किसी भी तरह से लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। तो उसी तरह से मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और लाइबिलिटी 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो यहां मेरी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल, मतलब 2,000 जो मैंने देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें ये ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मैंने आपको कभी एग्जांपल दी 10,000, तो लाइबिलिटी भी 10,000 ही आ गई। उस केस में क्या करेंगे? जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल। जितना मांगा है दे देंगे, क्योंकि हमने रिजर्व इसके इक्वल बना रखे हैं, हमारे पास 10,000 है। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन लाइबिलिटी। यहाँ क्या सिचुएशन आ गई है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर पैसा कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल। तो इस तरह से ये 3 तरह की एंट्रीज हमारी हो सकती हैं जिस केस में हमारा लाइबिलिटी अराइज होता है। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसी केस के रिगार्डिंग ही, ताकि हमें ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, इसमें मैंने 3 पार्टनर्स लिए हैं, उनकी ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और रिजर्व्स जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15,000। ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन होगी
और साथ में इस क्वेश्चन के अंदर 2 केस दिए हैं कि व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट दिस अकाउंट, अगर इस अकाउंट के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं आती, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आता, तब क्या करेंगे। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट के अगेंस्ट लाइबिलिटी 6000 आती है, तब क्या एंट्री होगी। तो हम पहला केस लेते हैं कि जब हमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती, तो हमने अभी पढ़ा है कि सारा का सारा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन ओल्ड रेशो। तो 15,000 रिजर्व था, दैट इज डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ऑल द पार्टनर्स XYZ, और उनकी ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया। सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 6000। अब रिजर्व 15,000 है और जो क्लेम कर रहे हैं वर्कमैन, जिस वर्कर के लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, दैट इज 6000, तो वो कम है, हम दे सकते हैं। तो हाउ वी विल डू द एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 था टू वर्कमैन्स कंपनसेशन पेएबल, यानी वर्कर को जो कंपनसेशन देनी है दैट इज 6000, ये हमारी लाइबिलिटी है, 6000 हमें उसको दे रहे हैं हम, टू XYZ, टू ऑल पार्टनर्स जितने भी हैं। बचा हुआ पैसा हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो 15,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 9,000, ये 9,000 है जो इसको 4500, 3,000 और 1,500 को डिवाइड किया है। अब आपने इसको प्रैक्टिकली भी देख लिया कंसेप्ट को और थ्योरेटिकली भी समझ लिया है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, वर्कमैन कंपनसेशन वाला। इस वीडियो को भी आप 1, 2 बार 3 बार जरूर देखो ताकि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये कंसेप्ट भी एडमिशन रिटायरमेंट में आपके दोबारा से रिपीट होगा। तो उस चीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये कंसेप्ट्स बार बार देखकर हमें याद हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ताकि दोबारा जब हम एडमिशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।